दोस्तों, आज हम जिस मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमारे पास कई बार आ चुकी है और ये एक बहुत ही बेहतरीन असमीज हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है कोठानोदी, जिसे 63rd फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। और इसके डायरेक्टर वही भास्कर हजारिका हैं जिन्होंने आमिस जैसी खतरनाक मूवी को डायरेक्ट किया, जिसे हमने पहले अपने चैनल पर एक्सप्लेन भी किया था। खैर, आज की इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 है, जो काफी हाई रेटिंग है। और इस मूवी में टोटल 4 अलग अलग माओ की कहानियां हैं। कहने को ये कहानियां आपस में एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन काफी रहस्यमय तरीके से डायरेक्टर ने इन चारों कहानियों को आपस में कनेक्ट किया है, जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक छोटे से बच्चे को जिंदा जमीन में गाड़ रहा होता है। वो बच्चा रोने लगता है, पर उस आदमी को बिल्कुल उस बच्चे पर दया नहीं आती। वो उसे दफनाकर वहाँ से चला जाता है। ये दिखाकर इमोशनल करके डायरेक्टर हमें ये बताना चाहते हैं कि सवालों की नदी अब उफान पर है। इस नदी के अंतिम छोर मतलब मूवी के एंड में ही आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दूसरे सीन में हमें केतकी को दिखाया जाता है। इसका पति नहीं होता और ये अकेले ही अपनी जिंदगी गुजर बसर करती है। मगर हैरानी की बात यह है कि ओटिंगा नाम का ये फल हमेशा इसका पीछा करता है। मतलब जहाँ जहाँ ये जाती है ये फल इसका पीछा करता है। ये देखकर गांव के कुछ शैतान बच्चे इसको परेशान करने लगते हैं और चिढ़ाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें तीसरे कैरेक्टर से रूबरू कराया जाता है, जिसका नाम होता है तेजी मोला। हमें तेजी मोला की माँ स्नेही, जो उसकी सौतेली माँ है, और पिता देवीनाथ को दिखाया जाता है। देवीनाथ एक व्यापारी है और काम के सिलसिले से बाहर आते जाते रहते हैं। इस सीन में भी वो तेजी मोला को बाय बोलकर जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद तेजी मोला अपनी माँ से पूछती है कि माँ, उस नदी के पार क्या है? मुझे उस नदी के पार जाना है। ये सुनते ही स्नेही उसे एक चांटा मारते हुए कहती है कि चुप रहो, घर पर बहुत काम पड़ा है, चलो। इधर ओटिंगा घर के ऊपर नहीं चढ़ पाता। केतकी हमेशा उसे अपने हाथों में उठाकर घर में ले जाती है। फिर हमें तेजी मोला की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो उसे घुमाने के लिए बुला रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं अपनी माँ से पूछ कर आती हूँ। तेजी मोला जैसे ही ये बात स्नेही से पूछती है तो वो उसे बिना बात के एक लकड़ी से पीटने लगती है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक अजीब परिवार को दिखाया जाता है। ये इस मूवी के 4th कैरेक्टर हैं, जिसका नाम है जगन। जगन जंगल से एक पाइथन पकड़कर लाता है, जिससे वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाह रहा होता है। और जगन शादी के लिए सब गांव वालों को इनवाइट भी कर चुका है। हमें जगन की पत्नी धोनेश्वरी को दिखाया जाता है जो एक बतख खरीद रही होती है। इसी दरमियान जगन उस पाइथन को घर में ले आता है। दामाद को घर में आता देख धोनेश्वरी पूजा की थाली लेकर उसकी आरती उतारने लगती है और उसे लड्डू खिलाने लगती है। पर पाइथन के सर का पता न लग पाने के कारण वो लड्डू को उससे छुपाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में फेंक देती है। ये सब खिड़की में से एक लड़की देख रही होती है। ये वही लड़की है जिसकी शादी पाइथन से होने वाली है और उसका नाम होता है बोन लोटिका। फिर हमें तेजी मोला को दिखाया जाता है जो अपने घावों को सेक रही होती है क्योंकि उसे उसकी माँ ने बहुत मारा था। फिर आधी रात होते ही हमें स्नेही को दिखाया जाता है जो अपने बाल खोलकर नदी के किनारे जाकर एक नाव में बैठ जाती है और उस नाव को चलाने वाला एक शख्स होता है जो आदमी की शक्ल में हैवान लग रहा होता है। वो उसको यही बात बता रही होती है कि उसका पति बाहर गया हुआ है पर उसके सिर पर अपनी बेटी मतलब तेजी मोला को छोड़ गया है। वो दोनों ये सब बातें करने के बाद इंटीमेट होने लगते हैं। उधर हमें केतकी को दिखाया जाता है जो खाना खा रही होती है और वो ओटिंगा उसे देख रहा होता है। वो ओटिंगा ना कुछ खाता ना कुछ पीता, पर पता नहीं कैसे ये ओटिंगा रोल होकर छोटा हो जाता है और केतकी उसे डलिये में रखकर सो जाती है। उधर हमें धोनेश्वरी को दिखाया जाता है जो उस पाइथन के पास जाकर उसे अपने खानदान के बारे में बता रही होती है और वो एक बतख को उस पाइथन को दे देती है और वो उससे कहती है कि दामाद को भूखा नहीं रखना चाहिए, चलिए खाइए। और देखते ही देखते वो पाइथन उस बतख को निगल जाता है। जब धोनेश्वरी उस कमरे से बाहर निकलती है तो उसे 2 औरतें नजर आती हैं। एक का नाम होता है रूपेश्वरी
और दूसरी उनकी बेटी होती है चंपावती। वहाँ से धानेश्वरी अपने पति जगन के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे मेरी बेटी की शादी पर ये दोनों यहाँ नहीं चाहिए, तुम इन्हें कहीं बाहर भेज दो। और जगन भी उसकी बात मान लेता है। अब हमें फिर से पहला वाला सीन दिखाया जाता है। वो आदमी एक और बच्चे को उसी जंगल में दफना रहा होता है। वहीं दूसरे दिन तेजीमूला को दिखाया जाता है जो सो रही होती है। तभी स्नेही वहाँ आती है और उसे लात मारकर उठा देती है। स्नेही कहती है कि चलो चावल कूटने हैं। और जब ये दोनों चावल कूट रहे होते हैं तो तेजीमूला स्नेही से पूछती है कि माँ, तुम हमेशा मुझसे नफरत क्यों करती हो। इस बात को सुनते ही स्नेही तेजीमूला के बाल पकड़कर गुस्से में उससे कहती है कि जब मैंने तुम्हारे बाप से शादी की तो मैंने सोचा था कि उसके पूरे घर पर मैं राज करूंगी, पर मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रह गई। जब स्नेही ये सब कह रही होती है तो दीवार पर एक कीड़ा चल रहा होता है। तो वो तेजीमूला से कहती है कि भूख लग रही होगी ना, चलो खाओ इसे। और वो उस कीड़े को पकड़कर जबरदस्ती उसे खिलाने लगती है। तेजीमूला बहुत रिक्वेस्ट करती है पर स्नेही नहीं मानती। जब तेजीमूला अपना मुंह साफ करने के लिए पानी लेने जा रही होती है तो स्नेही उस पानी को लात मारकर फैला देती है। ऐसे स्नेही तेजीमूला को टॉर्चर करती है क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ है और दिमाग से भी थोड़ी हटी हुई है। इसके बाद हम देवीनाथ और एक आदमी को देखते हैं जो केतकी के पास आए होते हैं। दरअसल केतकी कपड़े बुनने का काम करती है। वहीं पर देवीनाथ उस ओटिंगा को देखता है जो हमेशा केतकी को फॉलो करता रहता है। अब ये देखकर देवीनाथ शॉक्ड रह जाता है और अपने साथी से उस ओटिंगा के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि बाद में बताता हूँ, चलो। फिर जब दोनों आदमी अपने रास्ते जा रहे होते हैं तो वो आदमी देवीनाथ को केतकी के बारे में बताता है। वो कहता है कि कोई नहीं जानता केतकी इस गांव में कैसे आई। जब वो आई तो ओटिंगा भी उसके साथ था। लोगों का कहना है कि केतकी ने उस ओटिंगा को जन्म दिया है, इसी वजह से उसके गांव वालों ने उसे निकाल दिया। और लोग मानते हैं कि वो काला जादू करने वाली एक डायन है, इसलिए कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता। उधर सुबह होते ही जगन रूपेश्वरी और उसकी बेटी के पास जाकर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देता है। दरअसल रूपेश्वरी जगन की पहली पत्नी है और चंपावती उसकी पहली बेटी और धोनेश्वरी जगन की सेकंड वाइफ है और बोन लोटिका जगन की दूसरी बेटी। असल में एक दिन जब जगन खेत में काम कर रहा होता है तब उसे एक आवाज आती है। कोई उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी फसल खा जाऊंगा। ये सुनते ही जगन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कौन हो तुम और मेरे सामने आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी बेटी चंपावती की शादी तुमसे करवाऊंगा। फिर जगन के सामने एक पाइथन आता है और जगन उससे अपनी बेटी की शादी करवा देता है। पर पाइथन जाते जाते चंपावती के पास बहुत सारे गहने छोड़कर जाता है। इसी गहने के लालच में धोनेश्वरी अपनी बेटी की शादी पाइथन से करवा रही है, पर ये वो पाइथन नहीं है। चंपावती के केस में वो पाइथन खुद चंपावती से शादी करना चाहता था, लेकिन बोन लोटिका के केस में जगन खुद एक जंगली पाइथन को पकड़कर लाया है। यही बात उसे रूपेश्वरी समझाती है कि जो तुम कर रहे हो वो पागलपन है, इसको छोड़ो। पर जगन नहीं समझता क्योंकि इस समय वो धोनेश्वरी के हाथों की कठपुतली है। इतने कहने के बाद रूपेश्वरी और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती हैं। उधर केतकी उस आदमी के पास कपड़े लेकर जाती है। वो आदमी उन कपड़ों को लेकर केतकी को पैसे देता है जो थोड़े ज्यादा होते हैं। वो कहता है कि ये देवीनाथ ने तुम्हें दिए हैं गिफ्ट के रूप में। पर केतकी थोड़ा हिचकिचाती है और देवीनाथ को ढूंढते हुए वहाँ से निकल जाती है। उधर धोनेश्वरी की सर्वेंट तेजीमूला के घर आती है शादी का इनविटेशन देने और यहाँ हमें पता लगता है कि बोन लोटिका और तेजीमूला आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इनविटेशन मिलते ही तेजीमूला स्नेही से परमिशन मांगती है। स्नेही तेजीमूला को अंदर बुलाती है और फिर उसे बुरी तरीके से पीटने लगती है। उधर हम केतकी को देखते हैं जो देवीनाथ द्वारा दिए हुए एक्स्ट्रा पैसे उसे लौटाने आई होती है, पर देवीनाथ उन पैसों को लेने से इनकार कर देता है। पर केतकी उन्हें नीचे जमीन पर रखकर वहाँ से जाने लगती है। जब केतकी वहाँ से जा रही होती है तो देवीनाथ उसे कुछ कहानियाँ सुनाने लगता है कि कैसे किसी औरत ने एक बिल्ली को जन्म दिया, एक परिंदा एक लड़की को पाल रहा है और कैसे एक बतख के अंडे में से एक लड़की बाहर आई। देवीनाथ केतकी से कहता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और बहुत जगह घूम चुका हूँ और ऐसी कहानियाँ सुन चुका हूँ और देख भी चुका हूँ। मेरे लिए तुम्हारी कहानी कोई नई नहीं है। वो केतकी से कहता है कि बताओ तुम्हारी कहानी क्या है। फिर हम केतकी की कहानी को देखते हैं। एक्चुअली केतकी ने एक ओटिंगा को जन्म दिया था जिसकी वजह से उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वो ओटिंगा उसके ऊपर फेंक दिया। जब बेचारी केतकी उस गांव को छोड़ रही होती है तो देखती है कि वो ओटिंगा उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो डर जाती है और नदी किनारे एक नाव में जाकर बैठ जाती है। जब वो नदी किनारे पहुंचती है तो वो देखती है कि ओटिंगा उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया होता है। तब से वो ओटिंगा केतकी के पास ही रहता है। ये सुनकर देवीनाथ केतकी से कहता है कि शायद उस ओटिंगा के अंदर तुम्हारा बच्चा छुपा हो, इसीलिए ये ओटिंगा तुम्हारा पीछा करता रहता है।
देवीनाथ कहता है कि ये ओटिंगा तुम्हारा ही खून है, तुम ना देख पाई हो शायद, लेकिन इस ओटिंगा में से एक बच्चा बाहर आ रहा हो। इस पर केतकी कहती है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, ये ओटिंगा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है। तो यही देखने के लिए देवीनाथ कुछ प्लान करता है और उस ओटिंगा की टोकरी में कुछ पाउडर छिड़क कर वहीं पर सो जाता है। उधर रात में हम स्नेही और तेजीमोला को देखते हैं। दिन भर तेजीमोला से काम करवाने के बावजूद स्नेही उसे खाना नहीं देती और रात होते ही उस हैवान से मिलने चली जाती है। हैवान उसे एक आइडिया देता है और उससे कहता है कि यही मौका है तेजीमोला से छुटकारा पाने का, तुम उसे शादी में जाने की परमिशन दे दो। फिर वो स्नेही के कान के पास जाकर उसे प्लान बताने लगता है। फिर वही इंसान एक बच्चे को लेकर आता है और उसी जगह जंगल में उस बच्चे को जिंदा गाड़ देता है। ये तीनों बच्चे इस औरत के हैं जिसका नाम मालती है। इसके पति का नाम है पूना, जो अब तक 3 बच्चों को जिंदा गाड़ चुका है और इसके हाथ में एक बच्चा और है और ये ठान लेती है कि ये बच्चा वो अपने पति को नहीं देगी। एक्चुअली पूना अपने अंकल के कहने पर अपने ही बच्चों को जिंदा दफना रहा था। मालती को ये लगता है कि उसके अंकल कोई ब्लैक मैजिक करते हैं। मालती इस बार ठान लेती है कि अपने बच्चे को पूना के अंकल के पास नहीं ले जाएगी, चाहे उसे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उधर हम देवीनाथ को देखते हैं जो नींद से जागकर बाहर आता है। तो केतकी उससे कहती है कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था। उस ओटिंगा में से ना तो कोई बाहर आया और ना ही कोई पैरों के निशान हैं। इस पर देवीनाथ कहता है कि हो सकता है कि ओटिंगा ने हमारी बातें सुन ली हों, इसलिए उसमें से कोई बच्चा बाहर नहीं आया। ये सुनकर केतकी कहती है कि हट, ऐसा थोड़ी होता है, ओटिंगा हमारी बातें कैसे सुन सकता है। फिर देवीनाथ ओटिंगा को अपने पास बुलाने के लिए इशारा करता है, पर ओटिंगा कोई हरकत नहीं करता। लेकिन जब केतकी ओटिंगा को बुलाती है तो तुरंत उसकी आवाज सुनते ही ओटिंगा उसके पास चला जाता है। तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ओटिंगा इंसानों की बातों को समझ और सुन सकता है। ओटिंगा को बाहर रखकर ये दोनों अंदर आते हैं और देवीनाथ केतकी से कहता है कि आज शाम तुम एक स्वादिष्ट डिश बनाकर रखना। और इतना कहने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर आकर वो दोनों ओटिंगा को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं दिखाई देता। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और केतकी इस चीज के लिए देवीनाथ को ब्लेम करती है और गुस्सा होने लगती है। फिर केतकी देवीनाथ से कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना सुनते ही देवीनाथ बेचारा वहाँ से चला जाता है। इधर स्नेही तेजीमोला को शादी में जाने की परमिशन दे देती है और उसे अपनी माँ की साड़ी दे देती है, पर स्नेही के शातिर दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो साड़ी के बैग में एक जिंदा चूहे को रख देती है और जाते जाते तेजीमोला से कहती है कि इसमें मेरी माँ की साड़ी है, इसका ख्याल रखना। इस पर तेजीमोला कहती है ठीक है माँ। इधर हम ओटिंगा को देखते हैं जो गांव के बाहर निकल आया होता है और आते आते वो कुछ पोएम गा रहा होता है। उसकी लाइफ कैसी है, उसकी लाइफ में क्या हुआ और दूसरों की लाइफ में उसकी क्या अहमियत है। और ये गाते गाते वो ओटिंगा एक ओटिंगा के पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है जहाँ बहुत सारे ओटिंगा पड़े हुए थे। इधर हमें पूना की कहानी दिखाई जाती है कि जब वो छोटा था तभी उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने पूना से कहा कि अपने अंकल की बात हमेशा मानना। जब से लेकर अब तक पूना अपने अंकल की कोई भी बात नहीं टालता। पूना असल में एक मछुआरा है और जब वो मछलियाँ पकड़ने जाता है तो अपने अंकल से पूछता है कि मुझे कहाँ मछलियाँ पकड़नी चाहिए। मतलब वो इस कदर अपने अंकल की बात को फॉलो करता है। इधर हम तेजीमोला को देखते हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड बोनलोटिका के पास बैठी हुई है और उससे शादी करने का रीजन पूछती है। तब बोनलोटिका उसे वही गहने वाला रीजन बताती है और उससे कपड़े बदलने का कहकर वहाँ से चली जाती है। जब तेजीमोला उस बैग को खोलती है तो उसमें से एक चूहा बाहर आता है और वो देखती है कि वो चूहा उस साड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा चुका था। ये देखकर बोनलोटिका बहुत घबरा जाती है और साड़ी को हाथ में लिए बिना वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। इधर हम पूना को देखते हैं जो ताजी मछलियाँ जगन को बेच रहा होता है। क्योंकि उसके घर में शादी है इसलिए जगन भी शादी की वजह से उन मछलियों का अच्छा दाम पूना को दे देता है। और जैसे ही जगन मछलियाँ लेकर घर पहुँचता है तो वहाँ दरवाजे पर वो अपने खानदानी पंडित को खड़ा पाता है। वो जगन से कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो पागलपन है, ऐसा मत करो, इससे तुम्हारी बेटी को भविष्य में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और इतना कहकर वो बिना शादी कराए वहाँ से चले जाते हैं। एक ब्राह्मण को जाता देख धोनेश्वरी अपने सर्वेंट से कहती है कि तुम भी तो पंडित हो। वो कहता है हाँ। तो धोनेश्वरी कहती है तो फिर आज मेरी बेटी की शादी तुम करवाओगे। वो कहता है कि मुझे तो मंत्र पढ़ने भी नहीं आते। इस पर धोनेश्वरी कहती है कि हमारा दामाद भी कौन सा इंसान है। फिर हम मालती और पूना को देखते हैं
जिनकी बेटी 1 महीने की हो चुकी थी और अब समय आ गया था उसको पूना के अंकल के पास ले जाने का, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। पर इस बार मालती और पूना में बहस हो जाती है। मालती कहती है कि अगर इस बार भी वो बच्ची को अंकल के पास लेकर गई तो वो पहले की तरह उसको मारने का ऑर्डर दे देंगे। पर मालती इस बार अपनी औलाद खोना नहीं चाहती और वो पूना से कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारे अंकल कोई जादूगर हों, वो अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हों। पर पूना अपनी बातों पर अडिग रहता है। मालती घर जाकर एक चाकू अपने पास रख लेती है। वो इस बार पूना और अंकल को मारने का डिसाइड कर चुकी थी। इधर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो उसी ओटिंगा के पेड़ के नीचे से ओटिंगा बीन रही थी पकाने के लिए। उन ओटिंगा में ये वाला ओटिंगा भी होता है। जैसे ही वो लड़कियां उन सब ओटिंगा को पकाने लगती हैं, तो वो ओटिंगा निकलकर भागने लगता है और लड़की उसका पीछा करती है। पर तभी वहाँ देवीनाथ आ जाता है और उस लड़की से उस ओटिंगा को मांग लेता है और ऐसा करके वो वापस उस ओटिंगा को पा लेता है। इधर हम तेजीमोला को देखते हैं जो उस फटी हुई साड़ी को स्नेही के सामने ले जाकर कहती है कि माँ, ये मेरी गलती नहीं है, ये उस चूहे ने किया है। यहाँ अभी तो स्नेही उससे कुछ नहीं कहती और चुपचाप साड़ी लेकर अंदर चली जाती है। इधर देवीनाथ उस ओटिंगा को लेकर केतकी के घर के पास छोड़ देता है और उससे कहता है कि जाओ। वो ओटिंगा रोल होते होते केतकी के पास पहुँचता है। उसे देखकर केतकी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इधर हम पूना और मालती को देखते हैं जो अपनी बेटी को अंकल के पास ले गए होते हैं। पूना का अंकल उस लड़की की सांसों को महसूस करता है और पूना से कहता है कि ये तुम्हारी पहली संतान है, इसे अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करो। और वो कहते हैं कि ये बच्ची तुम्हारी लाइफ में गुड लक लाएगी और तुम लोग इसका नाम रखना भाग्यवती। ये सुनकर मालती के हाथ से वो चाकू फिसल जाता है, क्योंकि जब पूना और मालती के बीच में बहस हो रही थी तब मालती ने कहा था कि वो इसका नाम भाग्यवती रखेगी और यही नाम पूना के अंकल ने बोला। फिर पूना का अंकल दोनों से कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों अपने बच्चों को खोकर बहुत दुखी फील कर रहे हो, पर मैंने जो किया उसका रीजन था। आज तुम दोनों वहाँ जाकर देखना और तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इधर हम केतकी को देखते हैं जिसने ओटिंगा के लिए बेहद स्वादिष्ट खाना बनाया होता है और वो उससे अपने दिल की बात कहती है। केतकी कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी माँ की लोरी सुनो, अपनी माँ का दुलार लो, अपनी माँ से कहानियाँ सुनो। वो कहती है कि अगर तुम मेरे बच्चे हो, इसके अंदर हो, तो क्यों बाहर नहीं निकलते। इतना कहने के बाद वो सो जाती है। इधर हम स्नेही को देखते हैं जो उस फटी हुई साड़ी को और फाड़कर उसको आग में जलाने लगती है और रोने लगती है। उधर हम नई दुल्हन यानी बोनलोटिका को देखते हैं जो अपनी माँ धोनेश्वरी से कह रही होती है कि माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पर धोनेश्वरी कहती है कि भला अपने पति से भी कोई डरता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे कमरे के बाहर ही सो जाऊंगी, कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। और जाते जाते वो उस पाइथन के पिंजरे को खोलकर चली जाती है। इधर हम स्नेही को देखते हैं जो तेजीमोला को नींद से उठाकर उससे कहती है कि चलो चावल कूटने हैं। इतनी रात को चावल क्यों कूटने हैं ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उधर हम उस ओटिंगा को देखते हैं जिसमें से 2 पैर बाहर आते हैं और धीरे धीरे 2 हाथ बाहर आते हैं। फिर उसमें से एक अंग्रेज बच्चा बाहर आता है। ये सब केतकी चुपके से देख रही होती है और वो बच्चा उस खाने को खाने लगता है और उसकी आहट पाकर देवीनाथ भी अंदर आ जाता है, जिसे देखकर वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। पर देवीनाथ जल्दी से उस ओटिंगा को जला देता है जिससे वो अंग्रेज बच्चा रोना बंद कर देता है। फिर केतकी उसको कपड़े पहनाती है और उसे अपनी गोद से चिपका लेती है। केतकी की रात यहीं खत्म होती है। इधर हम स्नेही को देखते हैं जो तेजीमोला के हाथ को ओखली में रखकर जोर जोर से कूटने लगती है जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। फिर वो उससे कहती है कि दूसरा हाथ है ना, फिर वो उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देती है और ऐसे ही करके उसके दोनों पैर भी तोड़ देती है। फिर हम उसी शैतान को देखते हैं जो वहाँ आकर स्नेही के कान में कुछ कहता है और स्नेही देखते ही देखते तेजीमोला के सर को कूटने लगती है और उसे मार देती है। फिर वो उसकी लाश को एक जगह लेकर आती है। वो हैवान पहले से फावड़ा लेकर वहाँ खड़ा होता है। स्नेही उसके फावड़े को लेती है और एक गड्ढा खोदकर तेजीमोला को उसमें दफना देती है। इससे हमें पता चलता है कि वो हैवान असली नहीं है। अगर वो हैवान असली होता तो गड्ढा खुद खोदता, ना कि फावड़ा स्नेही को देता। वो शैतान सिर्फ स्नेही के दिमाग का भ्रम है, मतलब उसकी इमेजिनेशन, यानी कि वो अपनी इमेजिनेशन में जी रही है। हो सकता है कि वो असली हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये मूवी कहानियों की नदी है, इसमें सिर्फ इमेजिनेशंस हैं। इधर तेजीमोला और स्नेही की रात यहाँ खत्म हो जाती है। इधर हमें पूना और मालती को दिखाया जाता है जो उस जंगल में बैठे होते हैं। तभी हमें उस जगह से एक बच्चे के सर को निकलता हुआ दिखाया जाता है जो मालती से कहता है कि माँ, तुमने अपने पति को बचा लिया, मैं 14 साल का होकर इन्हें मार देता। ऐसे ही दूसरा बच्चा भी बोलता
होता है और तीसरा बच्चा भी। फिर हमें समझ में आता है कि ये बच्चे बड़े होकर पूना को मार देते, इसलिए उसके अंकल ने उन्हें जिंदा गाड़ने के लिए कहा था। ये देखकर मालती उसके अंकल और पूना से माफी मांगती है और उनकी रात भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इधर वो पाइथन बोन लोटिका के पैरों को जकड़ लेता है। वो अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें पायल पहना रहा है। और वो पाइथन धीरे धीरे बोन लोटिका की कमर को जकड़ लेता है। फिर बोन लोटिका अपनी माँ से कहती है, इतने पर भी उसकी माँ कहती है कि वो तुम्हें हार पहनाएंगे, उनसे मांगो। और फिर धीरे धीरे पाइथन बोन लोटिका के शरीर को इतना जोर से जकड़ लेता है कि वो सांस भी नहीं ले पाती। इस सबसे अनजान धोनेश्वरी सोने के सपने के साथ सो जाती है और सुबह बोन लोटिका की लाश उस पाइथन के पेट से मिलती है। इसका मतलब लालच के चक्कर में धोनेश्वरी ने अपनी बेटी को खो दिया। लालच बहुत बुरी चीज है। इधर केतकी की सुबह की बात करें तो केतकी देवीनाथ को थैंक यू कहती है। देवीनाथ केतकी से कहता है कि कल रात पता नहीं क्यों मुझे अपनी बेटी की याद आई, शायद वो किसी संकट में है, मुझे जाना होगा। और जाते जाते वो केतकी के बेटे को कुछ चॉकलेट्स देता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर मालती और पूना अपनी बच्ची को पूना के अंकल के पास लाते हैं और वो उसे ढेर सारा आशीर्वाद देता है। बात करें स्नेही की तो वो तेजीमोला की कब्र के सामने गुमसुम बैठी हुई है और देखते ही देखते तेजीमोला की कब्र में से एक पौधा उगने लगता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब देखा जाए तो इन सब कहानियों से हमें कुछ न कुछ सिखाया गया है। अब मालती को नोटिस करें तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो अपने अंकल को मारने के लिए भी तैयार हो गई थी। और वहीं केतकी अपने बच्चे की आस में अपना घर बार त्याग कर बस उसी के इंतजार में ही रहती थी। वहीं धोनेश्वरी और स्नेही जैसी लालची माएं भी होती हैं, जिन्हें अपने सिवा कुछ और नजर नहीं आता। और असल जिंदगी में ऐसे माँ बाप भी होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर वाकई में पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब हम मिलेंगे फिर एक ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।